Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about mitochondria. इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आइए बात करते हैं फर्स्टली इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ। तो पहला है द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। जो माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है, अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, ठीक है। इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। माइटोज मतलब होता है कि थ्रेड, ठीक है, एक थ्रेड होता है, और कॉन्ड्रियन मतलब कि ग्रेन्यूल, ठीक है। हिंदी में बोले तो माइटोकॉन्ड्रियन शब्द इस ग्रीक वर्ड है, माइटोज से लिया गया, जिसका अर्थ है धागा, और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे कि आरएनए, राइबोसोम, डीएनए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ग्रेन्यूल्स की तरह हमको दिखती हैं, इसीलिए इनका नाम माइटोकॉन्ड्रियन पड़ा। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनके पास डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इंटरनल मेम्ब्रेन होता है। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल मतलब कि ये एनर्जी कन्वर्ट कर, ऐसा सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन वन एंड ओनली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है एटीपी से एटीपी पे, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल होता है, जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होता है, ठीक है। सिर्फ ये यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। नेक्स्ट इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं सेमी ऑटोनॉमस? इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना डीएनए खुद से बनाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल है जो अपना डीएनए खुद बनाता है, बाकी जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो डीएनए नहीं बनाते हैं, ठीक है। बस यही एक होता है जो अपना खुद का डीएनए बनाता है और कुछ सेल से लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ताकि एनर्जी लेकर सेल कहीं भी मूव कर सके, सेल डिवीजन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो इसको सेल को जरूरत होती है एनर्जी की, जो कि एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। नंबर वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। नंबर क्या होता है? वेरी करता है। जैसे कि सेल का साइज बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ही मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, अगर सेल का साइज छोटा है तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 या फिर 3, ठीक है, ऐसे कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके हिस्ट्री के बारे में, कि इनको ऑब्जर्व कौन किया था, इनका नाम कैसे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा, इसके बारे में। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रिचार्ड आर्टमन इन 1894, ठीक है। इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व मतलब कि देखा किसने, ठीक है। इसकी खोज किसने की? तो रिचार्ड आर्टमन जी ने की थी इन 1894 में, 1894 में इसकी खोज हुई थी रिचार्ड आर्टमन द्वारा। इसको पहली बार देखा गया था। ये किसका पिक्चर है? तो रिचार्ड आर्टमन जी का पिक्चर है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। किस सन में? तो 1894 में, 1894 में। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था, मतलब कि उसको देखा था, ठीक है, उसकी खोज की थी। लेकिन टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज क्वाइंड बाय द कार्ल बेंडा। उसका नामकरण किसने किया था? तो कार्ल बेंडा जी ने किया था। कौन से सन में? तो 1898 में, 1898 में इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। 1894 में इसकी खोज की गई थी और 1898 में इनका नामकरण किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा, ठीक है। ये है पिक्चर किसकी है? कार्ल बेंडा जी की है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे साइज के बारे में इसके। माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम द 0.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका व्यास जो होता है वो 0.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये इनका डायमीटर है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक, और लेंथ की बात करें तो 1.1 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शेप की। तो नॉर्मली सॉसेज शेप का होता है, इसका आकार जो होता है आमतौर पर सॉसेज के आकार का होता है, जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे, ठीक है, नाव टाइप का, ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सॉसेज शेप, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। नंबर डिपेंड ऑन टाइप, साइज एंड फंक्शन स्टेट ऑफ सेल।
मतलब कि जो नंबर होता है, मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो अकॉर्डिंग टू होता है कि सेल बड़ा है या छोटा है, उसके साइज और उनके फंक्शनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर साइज बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ही अमाउंट में, ज़्यादा ही मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होंगे। अगर सेल छोटा है तो माइटोकॉन्ड्रियन बहुत कम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एन एवरेज लीवर सेल कंटेन अराउंड 1500 माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जो लीवर सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है सेल को, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं कि 1500 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। संख्या सेल के आकार और कार्यात्मक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो आकार कैसा है, उसका बड़ा है छोटा है, ठीक है, और उसका काम क्या है। अगर कम जरूरत है तो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे एनर्जी की, अगर एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा ही अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे उनको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं वाले सेल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको ज़्यादा ही उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरत होती है, एग्जाम्पल स्पर्म टेल में, ठीक है। स्पर्म बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो उनके टेल में क्या होता है, पूंछ में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मसल्स की बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम कुछ भी करते हैं तो हमारे मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, मुड़ते हैं, ठीक है, सीधे होते हैं, मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसमें ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रियन की ज़रूरत होती है क्योंकि एनर्जी चाहिए होता है। फ्लैजेला भी क्या करता है, बैक्टीरिया को, सेल को मूव कराता है, उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है। तो उनको भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अभी तो हम उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं, अब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है इनका आउटर मेम्ब्रेन। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले आता है आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर क्रिस्टे एंड देन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जो ये बाहरी एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, कवर लाइक, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये फोल्ड हुआ है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ऐसे फोल्ड हुआ है बार बार, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टे जो है ये फोल्डिंग को बोलते हैं, जो ये फोल्ड हो रहा है बीच बीच में, ठीक है, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे। यहाँ पे बीच में जो फोल्डिंग है इनको कहा जा रहा है क्रिस्टे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग है उसको बोला जा रहा है क्रिस्टे। और मैट्रिक्स जो ब्लूइश कलर का आपको दिख रहा है पानी की तरह, ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स। ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में फैला हुआ रहता है लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये पूरी तरह से फैला हुआ रहता है, इसी के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्टली हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इनर मेम्ब्रेन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन किससे बना होता है, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में। सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, सिंपल फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, ठीक है, वो भी 2 लेयर का, इसलिए इसको कहा जा रहा है बाइलेयर। लिपिड्स के 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से, इसलिए इनको बाइलेयर कहा जा रहा है। इट इंक्लोजेस द माइटोकॉन्ड्रियन, यह माइटोकॉन्ड्रिया को घेरता है, मतलब कि चारों तरफ से कवर किए रहता है, ठीक है। जैसे कि आप पीछे फिगर में देखे हैं कि वो चारों तरफ से क्या किया, उसको कवर किया हुआ है। कंटेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोरिन, इसके बीच बीच में जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में पोरिन्स, छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है, होल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पोरिन्स नामक प्रोटीन संरचनाओं से युक्त होता है कौन, आउटर मेम्ब्रेन। आयंस न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन, उस पोरिन्स के थ्रू आयंस पास होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स पास होते हैं थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन के पोरिन्स के थ्रू, ठीक है। अंदर से बाहर सारी चीजें आयंस न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स अब क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। हिंदी में बोले तो आयन पोषक तत्व अणु बाहरी झिल्ली से गुजर सकते हैं, ठीक है। जो आयंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, अणु, ठीक है, ये सारी चीजें बाहरी झिल्ली से अंदर की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। The inner mitochondrial membrane contain many copies of protein called F0 और F1। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंटेन करके रखता है बहुत सारी प्रोटीन के कॉपीज को इन द फॉर्म ऑफ F0 और F1। F0 और F1 2 प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनके बहुत सारे कॉपीज को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में F0 और F1 नामक प्रोटीन की कई प्रतियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेज, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं, इसे एटीपी सिंथेज भी कहा जाता है, ठीक है। F0 component spans the membrane and provide channel for the
प्रोटॉन्स टू मूव इनटू द मैट्रिक्स फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। F0 घटक झिल्ली को फैलाता है। क्या करता है? F0 जो होता है वो क्या करता है? इनर मेम्ब्रेन को फैलाता है और इनर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को मैट्रिक्स में जाने के लिए एक चैनल प्रदान करता है। जो F0 होता है वो एयर मेम्ब्रेन को फैलाता है, झिल्ली को फैलाता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से क्या करता है? प्रोटॉन को मैट्रिक्स तक जाने में एक क्या होता है? चैनल देता है। ठीक है, एक रास्ता देता है उसको, ताकि वो आसानी से अंदर चला जाए। मैट्रिक्स के अंदर जो पानी की तरह हम दिखाए हैं आपको, उसी में वो चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। पहले हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? पोरिन्स लगे हुए रहते हैं, जो कि ऐसे छेद टाइप का है। ठीक, इसके अंदर से आयन मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें क्या होता है? F0 और F1 के जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी बहुत सारी कॉपीज उसमें लगी रहती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी कॉपीज होती है और इसके अंदर से प्रोटॉन किसके अंदर चला जाता है? मैट्रिक्स के अंदर। ये रहा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और इसके अंदर से ये क्या होता है? मैट्रिक्स में चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस की। अभी हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात किए, इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात किए। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये क्या करता है? कौन सा रोल प्ले करता है? द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो किसके बीच में होता है? आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इस बायोकेमिकली सिमिलर टू द साइटोसोल। ये बायोकेमिकली किसके सिमिलर होता है? साइटोसोल के। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में प्रेजेंट होता है। जैव रासायनिक के रूप में साइटोसोल के समान होता है यह। This space also contains several enzymes and that utilize ATP and several cell death promoting factor including apoptosis। ठीक है, एक स्थान में कई एंजाइम्स, इस स्थान पे कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ATP का उपयोग करते हैं और एपोप्टोसिस सहित कई कोशिका मृत्यु को बढ़ावा देने वाले कारक होते हैं। मतलब कि जो भी सेल डेथ होता है वो किसको कौन बढ़ावा देता है? उसको माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल की मृत्यु को बढ़ावा देना, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं अपोप्टोसिस। अब बात करते हैं क्रिस्टे की। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल थ्रो इटसेल्फ इनटू मेनी फोल्ड्स। जो मैंने बताया कि क्रिस्टे के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फोल्ड लगे हुए होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं स्ट्रक्चर, जो कि बोलते हैं क्रिस्टे। दिस फोल्ड्स आर आल्सो नोन एज क्रिस्टे। ठीक है, ये फोल्ड्स जो होते हैं वो क्रिस्टे कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मतलब इनर मेम्ब्रेन स्वयं को कई तहों में फेंक देती है, मतलब कि कई फोल्ड्स अपने आप को कर देती है। इस वलनों को क्रिस्टे कहते हैं और जो उसके फोल्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है क्रिस्टे। दिस क्रिस्टे इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन करने के लिए सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करने में सक्षम होती है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्रिस्टे उपलब्ध सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। मतलब कि क्रिस्टे मुड़ा हुआ रहता है, अगर उसको हम खोल देंगे तो क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। तो इसी में ये हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन टू सिंथेसाइज एटीपी। ये क्या करता है? एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। किसकी सिंथेसाइज के लिए? एटीपी को। एटीपी को संश्लेषित करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता को बढ़ाता है कौन? क्रिस्टे। देखिए यहां पे क्या प्रेजेंट है? क्रिस्टे। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टे है। और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इसी को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, और जो इंटर मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, ये वाले फोल्डिंग्स। ठीक है, ये इस टाइप से फोल्डिंग्स लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? जब हम इनको सीधा कर देंगे, मतलब स्ट्रेट कर देंगे, तो ये बहुत सारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। लेकिन ये क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक, क्रिस्टे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स। मैट्रिक्स एक चिपचिपा द्रव्य होता है, मतलब कि पूरी तरह से ये लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, ये विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब कि गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है,
जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन का मिश्रण होता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आपस में मिक्सचर बना के रखते हैं। मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन, लिपिड, सम राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, आयंस, ईटीसी। ठीक है, मैट्रिक्स क्या करता है, अपने अंदर प्रोटीन्स को कंटेन करता है, लिपिड्स को कंटेन करता है, राइबोसोम कुछ और आरएनए, डीएनए, आयन आदि होते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत सारे प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ एंजाइम। मैट्रिक्स क्या करता है, बहुत सारे लार्ज वैरायटी के एंजाइम्स को कंटेन करके अपने लिक्विड के अंदर रखता है, इंक्लूडिंग दोज दैट कन्वर्ट पायरुवेट एंड फैटी एसिड टू एसिटाइल CoA। क्या करता है मैट्रिक्स, पायरुवेट और फैटी एसिड्स को, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, पायरुवेट और फैटी एसिड को एसिटाइल CoA में। ठीक है, अब एसिटाइल CoA कंटेन हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद जब ऑक्सीडाइज एसिटाइल CaO क्या करता है, अपने आप को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। किसके थ्रू, कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है। पहला है पायरुवेट एंड फैटी एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल CoA में, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो ऑक्सीडाइज एसिटाइल CoA कन्वर्ट हो गया है CO2 में। किस प्रोसेस के थ्रू, तो सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। मैट्रिक्स में बड़ी संख्या में एंजाइम्स होते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो पायरुवेट और फैटी एसिड को एसिटाइल CoA में परिवर्तित करते हैं, और वे जो साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से इस एसिटाइल CoA को CO2 में ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लूइश कलर का, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, येलोइश कलर की छोटी छोटी जो है राइबोसोम प्रेजेंट है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, DNA होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो व्हाइटिश कलर के हैं। बहुत सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA की। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, DNA किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो डबल स्टैंडर्ड होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड होता है। ठीक, सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, डबल होते हैं, सहसंयोजक बंद होते हैं, कोवेलेंटली क्लोज्ड होते हैं आपस में। ठीक है, और गोलाकार अणु होते हैं। ठीक, अगर इन मल्टीपल कॉपीज, अनेक प्रतियों में होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ये प्रेजेंट होते हैं, अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। ये मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लिखा हुआ है ना इनसाइड मैट्रिक्स। ये सारी चीजें जो भी दी हुई है टॉपिक्स, ये सारे मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिक्स के अंदर जो चीजें हैं। मोस्ट यूजली रिमेन अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ज्यादातर आमतौर पर आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे ज्यादातर प्रेजेंट होता है, आंतरिक झिल्ली के आस-पास ये रहता है, उसी से चिपके हुए रहता है। राइबोसोम, तो कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, 70S या फिर 80S। तो इसके अंदर 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं मीटोराइबोसोम्स। ठीक है, परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम मीटोराइबोसोम कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन संश्लेषण ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम किस लिए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, तो ये उसी में हेल्प करते हैं, वहाँ उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज कराते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये जो येलोइश कलर के स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम है, और ये जो दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये है DNA। ये ज्यादातर किससे अटैच्ड है, इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिपका हुआ है। ठीक, ये आस-पास इनर मेम्ब्रेन के आसपास ये चिपके हुए रहते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। यह कोशिका की चयापचय गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करता है। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या करता है, हेल्प करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। रोल इन अपोप्टोसिस, अभी मैंने बताया कि अपोप्टोसिस क्या करता है, कोशिका की मृत्यु के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल डेथ के लिए। ठीक है,
सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसके, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का। ये क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट प्रमोट द सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, ये क्या करते हैं, या कोशिका वृद्धि और कोशिकाओं के गुणन को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एक सेल से कई सारे सेल्स बन जाना, उसी को बोलते हैं सेल प्रमोट से, फिर सेल ग्रोथ है, फिर सेल डिवीजन, उसमें ये हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इनके साइट्स ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और बहुत अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए 3 जगह पे होता है मेनली हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, आउटर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर और मैट्रिक्स पे, ये 3 जगहों पे होते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे पहले आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है, कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव ऑफ एपिनेफ्रीन, ये क्या होते हैं, ये एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। ठीक, और कहाँ पे होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइप्टोफेन, ये भी एक तरह का क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि किसके अंदर होता है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये भी क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन पर होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, हमसे पूछता है क्वेश्चन में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराता है। इसमें क्या होता है, क्या हमारा ग्लाइकोलाइसिस आता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस आता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आता है। ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, एटीपी को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स में पहला, तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहला होता है क्रेब्स साइकिल हमारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराता है। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन किसके अंदर होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर होता है। उसके बाद थर्ड है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये कहाँ पे होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, ये भी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। दे ऑल आर क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, ये सारे सभी के सभी जितने भी मैंने बताए हैं सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, जो कि कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके अंदर कराता है, तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स के अंदर कराता है।